हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज का हमारा विषय भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। भारत के संविधान की एक प्रस्तावना है, प्रिएम्बल है। प्रस्तावना एक ऐसा दस्तावेज होता है जिससे संविधान के स्रोत के बारे में जानकारी मिलती है कि संविधान के स्रोत क्या है। प्रस्तावना से हमें शासन व्यवस्था के स्वरूप के बारे में पता चलता है कि शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा है। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों का वर्णन होता है, संविधान के लक्ष्यों का वर्णन होता है। प्रस्तावना से उद्देश्य व लक्ष्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसी के साथ साथ प्रस्तावना से कानून के विस्तार के बारे में, कानून का विस्तार कहाँ तक है, इस विषय में जानकारी प्रस्तावना से मिलती है। इसके अलावा संविधान के लागू होने की तिथि कहाँ अंकित है, कहाँ लिखी हुई है, इस बारे में जानकारी भी प्रस्तावना से मिलती है। भारत के संविधान की एक प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हो चुका है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 में एक बार संशोधन हुआ है। इसके अलावा इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं 1976 में: समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष व अखंडता 3 शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 में जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग टिप्पणी की है। ठाकुरदास भार्गव ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, प्रिएम्बल है। इसके साथ साथ ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा कि प्रस्तावना संविधान की क्या है, आत्मा। इसी के साथ साथ के.एम. मुंशी ने भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में अपनी टिप्पणी दी है। के.एम. मुंशी का मानना है कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, क्योंकि प्रस्तावना में हर उद्देश्य, हर लक्ष्य, शासन व्यवस्था का स्वरूप, संविधान के स्रोत, इन सब बातों का जिक्र किया गया है, लिखी गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रारंभ में संविधान का भाग नहीं माना गया था। 1960 में बेरुवारी विवाद में ये फैसला हुआ। बेरुवारी विवाद 1960 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसके ठीक 13 साल बाद यानी कि 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य विवाद में ये फैसला दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। यानी कि हम कह सकते हैं बेरुवारी विवाद के एकदम ऑपोजिट ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। जहां बेरुवारी विवाद में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य विवाद में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी उसी प्रकार से संशोधन हो सकते हैं जिस प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन होते हैं।
1994 में SR बम्बई विवाद में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का आधार है। प्रस्तावना संविधान का क्या है? आधार है, बेस है। तो इस प्रकार से इन बातों के बारे में भी हमें क्या है? जानकारी होनी चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना आप सभी जानते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार से शुरू होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो प्रारंभिक 3 शब्द हैं, हम भारत के लोग, इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संविधान के स्रोत भारत के लोग हैं। भारतीय संविधान का निर्माण भारत के लोगों ने किया है। भारतीय संविधान में जो अंतिम शक्ति है, अंतिम पावर है, वो भारत के लोगों के पास। तो इस प्रकार से हम भारत के लोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो कि भारत के संविधान के स्रोत, संविधान के निर्माण के बारे में और अंतिम शक्ति के बारे में दर्शाते हैं। इसी के साथ साथ भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से अभिप्राय है कि भारत आंतरिक व बाहरी रूप से किसी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है, बल्कि अपने आप में स्वतंत्र है। भारत देश आंतरिक रूप से व बाहरी रूप से अपने आप में स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो भारत का प्रयोग प्रस्तावना में 2 बार किया गया है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो स्टार्टिंग के वर्ड है, हम भारत के लोग। ये भी पूछा जा सकता है कि लोग शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ है? तो लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी सोशलिस्ट, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के साथ साथ समाजवादी शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है, जो कि 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। समाजवाद से हमारा अभिप्राय है कि निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं होगा, बल्कि पूरी की पूरी संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण होगा, गवर्नमेंट का नियंत्रण होगा। निजी संपत्ति का अस्तित्व इसमें नहीं होगा। समाजवाद के साथ साथ पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग भी प्रस्तावना में देखने को मिलता है। पंथ निरपेक्ष शब्द भी 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष से अभिप्राय है कि सरकार एक पंथ को बढ़ावा नहीं देती, या हम कह सकते हैं कि एक धर्म को बढ़ावा नहीं देती है, बल्कि सरकार के लिए सभी पंथ एक समान है। सरकार किसी एक पंथ को बढ़ावा नहीं देती है। तो भारत का संविधान की जो प्रस्तावना है,
उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी सभी पंथों को एक समान समझा जाता है। इसी के साथ साथ लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक, भारत लोकतंत्रात्मक देश है, भारत में डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र के बारे में डॉक्टर अब्राहम लिंकन की बहुत ही फेमस परिभाषा है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र के साथ साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का प्रयोग भी किया गया है। रिपब्लिक कंट्री है, इंडिया रिपब्लिक कंट्री है, भारत गणराज्य है। भारत गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना। 26 जनवरी 1950 से भारत एक रिपब्लिक कंट्री है, गणतंत्र देश। गणराज्य से हमारा अभिप्राय है कि जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसका चुनाव होता है, बाकायदा इलेक्शन होता है, निर्वाचित होते हैं, चुना जाता है। हमारे यहाँ वंशानुगत सिस्टम नहीं है, राजा का बेटा राजा नहीं बनता, बल्कि सर्वोच्च अधिकारी का चुनाव होता है। तो इस प्रकार से ये भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। रिपब्लिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का जिक्र किया गया है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का जिक्र किया गया है। इसी के साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। न्याय के साथ साथ प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का भी जिक्र किया गया है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। इन 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं और प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र किया गया है। इसी के साथ साथ प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रस्तावना में अवसर की समता और प्रतिष्ठा का भी जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी अवसर की समता है। इसके अलावा प्रस्तावना में भी प्रतिष्ठा और अवसर की समता का जिक्र किया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द का प्रयोग भी किया गया है, फ्रेटर्निटी शब्द का प्रयोग किया गया है। भाईचारे को बढ़ाने के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता शब्द का प्रयोग भी किया गया है, जो कि प्रस्तावना में मिलता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। आज तारीख 26 नवंबर 1949, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। अंगीकृत, अंगीकृत से हमारा अभिप्राय है अडॉप्ट करना, अंगीकृत करना, स्वीकार करना, कि आज हम 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। इसी के साथ साथ अधिनियमित
अधिनियमित से हमारा अभिप्राय है इनेक्ट करना, लागू करना, कि आज से संविधान को स्वीकार भी करते हैं और इसी के साथ साथ लागू करते हैं, इनेक्ट करते हैं, अधिनियमित करते हैं। अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित से हमारा अभिप्राय है कि हम स्वयं को सौंपते हैं। आज 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को हम खुद अपने आप को स्वयं को सौंपते हैं। इस प्रकार से भारतीय संविधान की प्रस्तावना से ही हमें पता चलता है कि भारतीय संविधान के उद्देश्य कौन कौन से हैं, भारतीय संविधान का ढांचा कैसा है, स्वरूप कैसा है, भारतीय संविधान की शासन प्रणाली कैसी है, भारतीय संविधान में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं, कौन कौन सी समता का प्रयोग किया गया है, इसके अलावा कब भारतीय संविधान लागू हुआ, इस प्रकार की तिथि, वह कानून का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, इन सब बातों का जिक्र भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। इसके अलावा अंत में 3 शब्द जो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, इन शब्दों का प्रयोग भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है।